हम रेस्टोरेंट में बैठकर थोड़ा वक्त गुजार लेते हैं। माधवी की शादी नहीं हुई, उसके माँ बाप भी नहीं हैं और वो एक गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में रहती है। रात मैंने अपने गाजी के कमरे में ही बसर की। दूसरे दिन वो नाश्ते के बाद माधवी को टेलीफोन करने चला गया। जोमरेपट्टी में उसकी ड्यूटी शाम के वक्त शुरू होती थी। कुछ देर बाद गाजी ने वापस आकर बताया कि माधवी ने शाम 7 बजे का टाइम दिया है। मैंने कहा, इस वक्त तो तुम झोमरेपट्टी क्लब में अपनी ड्यूटी पर होगे। वो बोला, मैं आज क्लब में नहीं जाऊंगा, ये काम ज्यादा जरूरी है। मैं दोपहर तक गाजी के पुराने मकान में ही रहा। गाजी थोड़ी देर के लिए चला गया, दोपहर को वापस आ गया। हमने खाना खाया, मैंने सिगरेट और गाजी ने बीड़ी सुलगाई और हम बातें करने लगे। वो कहने लगा, वैसे तो तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन एक अजनबी होने की हैसियत से भी तुम खुफिया पुलिस की निगाहों में आ सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि दिन के वक्त तुम ज्यादा वक्त मकान में ही रहो तो ज्यादा बेहतर है। मैंने कहा, मैं खुद भी जहाँ लोगों की निगाहों में नहीं आना चाहता। तुम अंधेरा होने के बाद चहलकदमी के लिए समंदर की तरफ बेशक निकल जाया करो। अव्वल तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, अगर किसी में पूछ भी लिया तो यही कहना कि तुम मेरे कजन हो और हैदराबाद से मुझसे मिलने आए हो। काजी ने अपने क्लब में भी टेलीफोन कर दिया था कि उसका भाई हैदराबाद से उसे मिलने आया है, इसलिए आज वो क्लब नहीं आएगा। माधवी ने 7 बजे शाम का वक्त दिया था। हम 6:30 बजे घर से निकल पड़े। जिस रेस्टोरेंट में माधवी ने मिलने के लिए कहा था वो एलोर शहर के जुनूब में एक क्रिश्चियन आबादी में एक छोटे से खूबसूरत गिरजे के अकब में वाक़ था। मैं और गाजी वहां पैदल ही गए थे। ज्यादा फासला नहीं था। रेस्टोरेंट के अंदर भी कुछ लोग बैठे चाय वगैरह पी रहे थे। रेस्टोरेंट के आगे एक छोटा सा सरसब्ज लॉन था, वहां भी कुर्सियां और मेज लगे हुए थे। पेडिस्टल फैन चल रहे थे। हम एक तरफ होकर कोने वाली मेज के गिर्द बैठकर माधवी का इंतजार करने लगे। लॉन में 3-4 खंभों पर ट्यूब लाइट्स रोशन थी। पेडिस्टल फैन की वजह से हम मच्छरों से बहुत महफूज थे और हवा भी खूब आ रही थी। ठीक 7 बजे एक रिक्शा रेस्टोरेंट के सामने आकर रुका। गाजी ने कहा, ये माधवी ही होगी, वो वक्त ही बहुत पाबंद है। रिक्शे में से एक दरमियाने कद की मुतनासिब जिस्म वाली औरत बाहर निकली। उसने साड़ी पहनी हुई थी। उसने लॉन में एक नजर डाली और गाजी को बैठे देखकर वो हमारी तरफ आई। हमने खड़े होकर उसका खैर मकदम किया। गाजी ने माधवी से मेरा तारुफ कराया और कहा, ये मेरा कजन है, मुझसे मिलने हैदराबाद से आया है। यहाँ उसने कैप्टन जमशेद के बारे में मुझसे सुना तो कहने लगा, इस बहादुर जवान को कैद से फरार करवाना अब मेरा फर्ज बन गया है। माधवी ने मेरी तरफ देखकर कहा, बड़ा अच्छा ख्याल है, मगर ये ऐसा ख्याल है जिसका हकीकत में तब्दील होना तकरीबन नामुमकिन है। मैंने कोई जवाब देना मुनासिब न समझा और खामोश हो गया। गाजी ने माधवी से इधर उधर की बातें शुरू कर दी। इतने में वहाँ मेरे और गाजी के लिए चाय और माधवी के लिए कॉफ़ी आ गई। साथ खाने के लिए स्नैक्स भी थे। 10-15 मिनट की गैर अहम गुफ्तगू के बाद गाजी ने असल मौजू की तरफ आते हुए माधवी से कहा, माधवी, वैसे कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि कैप्टन जमशेद को एलोर जेल की कोठरी से निजात दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं उसे हद बजानिब समझता हूँ। कोई भी वतन परस्त आदमी दुश्मन की कैद में जाकर अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता। भारतीय पुलिस और इंटेलिजेंस कैप्टन जमशेद पर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद कर चुकी है और मेरा ख्याल है कि अगर ये तशद्दुद मजीद कुछ रोज़ जारी रहा तो कैप्टन जमशेद शहीद हो जाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? गाजी ने बड़ी दानिशमंदी से माधवी के उस जज्बा मोहब्बत को उभारा था जो उसके दिल में पाकिस्तानी जवान कैप्टन जमशेद के लिए मौजसन था। माधवी का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। अपने पर्स में से सिगरेट का पैकेट निकाल कर उसने सिगरेट सुलगाया और कहने लगी, तुम ठीक कहते हो, मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि कैप्टन जमशेद को किसी भी तरह वहां से फरार करवा दूँ, मगर जैसा कि मैंने पहले कहा है, ये काम नामुमकिन है। एलोर जेल में से तो आम कैदी भी फरार नहीं हो सकता और कैप्टन जमशेद तो ऐसा कैदी है कि जिसको न सिर्फ ये कि फांसी की कोठरी में बंद रखा जाता है बल्कि उसके इर्द गिर्द कड़ा पहरा भी होता है। और फिर एलोर की जेल समंदर के ऐन बीच में वाक़ है। जजीरे के इर्द गिर्द चारों तरफ समंदर है और इस समंदर और हुकूमत की तरफ से आदमखोर शार्क्स छोड़ी हुई हैं। अगर कोई कैदी किसी तरह जेल तोड़कर समंदर में छलांग भी लगा दे तो खूंखार शार्क्स उसे वहीं हड़प कर जाती हैं। ऐसे 2-3 वाक़यात हो भी चुके हैं। अब कोई कैदी फरार होने का सोच भी नहीं सकता। मैं और गाजी खामोशी से बैठे माधवी की बातें सुन रहे थे। वो सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बोली, मुझे भी कैप्टन जमशेद से हमदर्दी है। मैं उसकी बहादुरी और हुब्बुल वतनी से बड़ी मुतासिर हुई हूँ। जब कैप्टन पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया जाता है तो वो अल्लाह अकबर के नारे लगाता है, फिर नारे लगाते लगाते बेहोश हो जाता है। उसके ऐसे नारों की गूंज हमारे दफ्तर तक सुनाई देती है। मैंने माधवी से पूछा, रात के वक्त जेल खाने पर चौकी पहरे की क्या पोजीशन होती है? माधवी ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, रात को दिन से ज्यादा निगरानी होती है। जेल खाने के चारों कोनों पर वॉच टावर बने हुए हैं। इन पर मशीन गन्नों के मोर्चे भी हैं और बड़ी बड़ी सर्च लाइट भी लगी हुई हैं। सारी रात इनकी रोशनी के दायरे इर्द गिर्द के समंदर को रोशन रखते हैं।
कहीं समंदर पर कोई छोटा सा तख्ता भी लहरों पर उछलता नजर आ जाए तो उस पर मशीन गन्नों की बौछारें लगती हैं। उसके अलावा जेल के अंदर 2 हेलीकॉप्टर भी हैं जो जरा से इशारे पर उड़ते हैं और समंदर पर नीची परवास करते हुए फायरिंग शुरू कर देते हैं। जेल के रिकॉर्ड के मुताबिक जेल खाने से आखिरी कैदी 2 साल पहले फरार हुआ था, जिसकी लाश सुबह के वक्त जेल खाने के चट्टानों के पास समंदर ने उगल दी थी। उसका आधा धड़ शार्क्स हड़प कर चुकी थी और बाकी अब बचा हुआ आधा जिस्म गोलियों से छलनी था। माधवी की जबानी जो तफसीरात मालूम हुई थी, उनके मुताबिक जांबाज फोर्स के कैप्टन जमशेद का जेल से फरार होना नामुमकिन था, लेकिन मैं अपने जांबाज को कुफार की कैद से आजाद कराने का अज़्म लेकर आया था और मुझे उस वतन परस्त पाकिस्तानी जवान को हर हालत में हिंदुओं की अज़ियतनाक जेल से फरार करवा कर पाकिस्तान पहुंचाना था। मैंने माधवी से कहा कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कैप्टन जमशेद को फांसी की जिस कोठरी में रखा हुआ है उसका हुदूद दरबा क्या है और उसका रुख समंदर की किस जानिब है। माधवी ने अपनी प्याली में ताज़ा कॉफ़ी उंडेलते हुए कहा, इस कोठरी के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं है, जहां तक कि जिस मुजरिम को फांसी पर चढ़ाना होता है उसको भी वहां से दूर आखिरी कोठरी में रखा जाता है। मैं अपने वार्डन साहब के हमरा सिर्फ एक बार कैप्टन जमशेद की कोठरी तक गई हूँ। ये कोठरी जेल के अंदर बनी हुई एक और जेल में है। मुझे मेरे बॉस ने दूसरी जेल के बाहर ही खड़े रहने को कहा था। मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि ये काल कोठरी समंदर के मशरिक के रुख पर है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जेल की 4 दीवारी बहुत ऊंची है और पत्थरों को जोड़कर बनाई गई है। इस 4 दीवारी के अंदर और बाहर 24 घंटे पुलिस ड्यूटी बदल बदल कर गश्त लगाती रहती है। अपने गाजी ने मेरी तरफ देखकर कहा, अब तुम क्या कहते हो? मैंने कहा, अगर मुझे इस काल कोठरी के इर्द गिर्द के माहौल का छोटा सा नक्शा मिल जाए तो मैं किसी फैसले पर पहुंच सकता हूँ। मैडम माधवी ने कहा, यह कोई मुश्किल काम नहीं है, सारा हुदूद अरबा मेरी निगाहों में है, मैं तुम्हें अभी उसका नक्शा बना देती हूँ। गाजी ने रेस्तरां के बैरे से कागज और पेंसिल मंगवाई और मैडम माधवी ने उस पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर एक रफ सा नक्शा बनाकर मेरे आगे रख दिया और बोली, ये फांसी की काल कोठरियां हैं। उसने पेंसिल एक जगह रखते हुए कहा, और ये कोने वाली काल कोठरी वो है जिसमें कैप्टन जमशेद कैद हैं। ये 2 लकीरें जो तुम देख रहे हो, ये काल कोठरी के आगे जो बगैर छत के बरामदा है उसकी दीवार और एक जानिब का लोहे के जंगले वाला दरवाजा है। इसके पीछे गहरी खंदक है जिसमें कूड़ा करकट फेंका जाता है। ये कूड़ा करकट शाम के वक्त 2 ट्रक उठाकर घाट पर ले जाते हैं और उसे समंदर में फेंक दिया जाता है। मैं नक्शे को बड़े गौर से देख रहा था। इस नक्शे से मामूली सा अंदाजा हो गया था, मगर पूरी तस्वीर सामने नहीं आ रही थी। मैंने माधवी से पूछा कि कैद खाने में सप्लाई की चीजें कैसे और क्या आती हैं। उसने कहा कि जेल के बाहर ग्वालों के क्वार्टर हैं, गायों के बाड़े हैं, दूध यही गवाले जेल में सप्लाई करते हैं। सब्जी, आटा और दूसरी खाने पीने की चीजें हफ्ते में एक बार एक स्टीमर शहर से लेकर आता है। जेल के ट्रक घाट पर से ये सप्लाई लेकर जेल खाने में आ जाते हैं। बाहर के किसी आदमी को इन ट्रकों के साथ अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। जेल के दफातर बड़े गेट के करीब ही आमने सामने बैरकों की शक्ल में बने हुए हैं। जेल के दफातर और जेल की बैरकों में काम करने वाला अमला और खास स्टीमर में बैठकर सुबह 9 बजे जेल में पहुंच जाता है। फिर यही स्टीमर उन्हें लेकर शाम के 5 बजे वापस एलोर चला जाता है। जेल के अमले का कोई आदमी सिवाय इन वार्डों और दारोगों के जिनकी रात को ड्यूटी होती है जेल के अंदर छुट्टी हो जाने के बाद नहीं ठहर सकता। मैंने माधवी से सवाल किया, क्या जेल में उम्र कैद और दूसरी मियाद की कैद भुगतने वालों के रिश्तेदार उनसे मुलाकात करने नहीं आते? माधवी ने कहा, इस जेल में लंबी कैद के कैदी हैं, ज्यादा तादाद उम्र कैद की सजा काटने वालों की है। इस वक्त 4 ऐसे कैदी भी काल कोठरी में बंद हैं जिनकी रहम की दरखास्तें इंडिया के सदर के पास गई हुई हैं। अगर ये दरखास्तें मुस्तरद हो गई तो इन्हें जेल के अंदर ही फांसी लटका दिया जाएगा। बाकी रिश्तेदारों को महीने में सिर्फ एक बार अपने कैदियों से मिलने की इजाजत होती है। ये मुलाकात बड़ी मुख्तसर होती है और मुसल्लह पुलिस वालों की सख्त निगरानी में कराई जाती है। जितनी देर ये मुलाकात होती है उतनी देर तक मुसल्लह गार्ड सर पर खड़े रहते हैं। किसी रिश्तेदार को इजाजत नहीं होती कि वो कैदी को कोई चीज दे। दरमियान में वैसे भी लोहे का जंगला होता है जिस पर लोहे की जाली लगी होती है। जेल में मुलाकात के वास्ते जाने से पहले रिश्तेदार का पूरा एक्सरे किया जाता है कि ये कोई फालतू चीज तो साथ नहीं लेकर जा रहा। माधवी हमारे पास 1 घंटे तक रेस्तरां के लॉन में बैठी रही। मैंने उससे जिस कदर जेल के गिरदोनिवा के तफसीलात दरकार थी और जितनी उसे मालूम थी वो मुझे बताती रही। मेरे सामने कैप्टन जमशेद तक पहुंचने के लिए 2 मरहले थे। पहला मरहला एलोर घाट से 4-5 मील का समंदर पार करना था। मैं इस समंदर को तैर कर या किसी बोट की कश्ती में बैठकर पार नहीं कर सकता था। एलोर जेल के वॉच टावर के गार्ड्स अपनी दूरबीनों की मदद से मुझे दूर से ही देख सकते थे और फिर मुझ पर मशीन गन्नों की बौछारें आनी शुरू हो जाती। माधवी ने यह भी बताया था कि दिन में 1-2 बार जेल का एक हेलीकॉप्टर भी देखभाल के लिए जंगल के गिर्द समंदर के ऊपर चक्कर लगाता है। मैं इस हेलीकॉप्टर की मशीन गन की जद में आ सकता था। ये बात तय थी कि मैं तैर कर या किसी कश्ती में बैठकर समंदर अबूर नहीं कर सकता। दूसरा मरहला जजीरे में पहुंचकर जेल की कई फुट ऊंची मजबूत दीवार को पार करना था।
ये बात भी बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देती थी, लेकिन सबसे मुश्किल मरहला समंदर को अबूर करना था। मैं और गाजी उस रात काफी देर तक बैठे इस मसले पर गौर करते रहे, लेकिन हम किसी नतीजे पर न पहुंच सके। मैंने गाजी से कहा, सिर्फ एक तरीके से मैं जेल के जजीरे में पहुंच सकता हूँ, दूसरा कोई जरिया मुझे नजर नहीं आ रहा। गाजी ने पूछा, वो कौन सा तरीका है? मैंने कहा, हफ्ते में एक बार जो स्टीमर सप्लाई लेकर जजीरे पर जाता है, किसी तरह उस स्टीमर में सवार होने की कोशिश की जाए। उसके सिवा दूसरा कोई तरीका मुझे नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। गाजी भी गौर करने लगा। उसने बीड़ी सुलगा रखी थी। उसका हल्का सा कश लगाने के बाद मेरी तरफ देखने लगा। मगर इस स्टीमर पर तुम किस तरह सवार होगे? जहां तक मेरा ख्याल है, स्टीमर पर सिवाय रोजमर्रा के अमले के आदमियों के दूसरे किसी आदमी को सवार होने की इजाजत नहीं होगी, और तुम तो बिल्कुल अजनबी हो। तुम उस पर कैसे सवार हो गए? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यही एक नुक्ता गौर तलब है। अगर ये नुक्ता हल हो जाए तो फिर समझ लो कि मैं कैप्टन जमशेद को कैद से निकाल कर ले आऊंगा। गाजी कहने लगा, फर्ज कर लिया तुम जजीरे पर पहुंच जाते हो, तुम कैप्टन जमशेद को भी जेल की काल कोठरी से निकाल कर जेल की चार दीवारी से बाहर ले आते हो, लेकिन सवाल यह है कि उसे लेकर समंदर को उबूर कैसे करोगे? मैंने कहा, उसी स्टीमर में वापस आएंगे जो सप्लाई लेकर आता है। वो बोला, मगर वो स्टीमर तो उसी रात वापस आ जाता है। अगर तुम्हें कैप्टन जमशेद को काल कोठरी से निकालने में देर हो गई तो स्टीमर तो चला जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फिर हम जजीरे में छुपकर दूसरे हफ्ते सप्लाई स्टीमर के दोबारा जजीरे पर आने का इंतजार करेंगे। अब गाजी भी हंसने लगा, सर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, ये अपने आप को मौत के हवाले करने वाली बात है। मैं तुम्हें ऐसा करने का मशवरा नहीं दूंगा। मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, तो फिर मुझे कोई दूसरा रास्ता बता दो। गाजी बोला, मुझे सोचने का मौका दो, इसी मौजू पर फिर कल बात करेंगे। वो रात भी गुजर गई। दूसरे दिन गाजी मुझे घर के अंदर ही छोड़कर कुछ देर के लिए बाहर चला गया। वो काफी देर बाद वापस आया। उसकी ड्यूटी शाम को शुरू होती थी। आते ही वो मेरे पास बैठ गया। कहने लगा, मैं माधवी के पास गया था, आज उसके दफ्तर से छुट्टी थी। मैं उससे कैप्टन जमशेद के फरार के बारे में मजीद गुफ्तगू करना चाहता था, इसलिए कि यही एक औरत ऐसी है जो इस मिशन में हमारी मदद कर सकती है। मैंने पूछा, फिर उसने क्या कहा? गाजी बोला, वो तुमसे मिलना चाहती है। मेरा ख्याल है उसके जहन में फरार का कोई प्लान है। इसके मुतालिक वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहती है। मैंने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे उसके पास ले चलो। वो बोला, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ी देर में खुद ही जहां पहुंच रही है। मैं शहर में एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम खुद उससे बात कर लेना। माधवी अपने कैप्टन जमशेद से वाकई दिल से मोहब्बत करती है। वो उसे वहां कैदोबंद की मुसीबतें और अजियतें उठाते नहीं देख सकती। वो तुम्हारे सामने बात क्यों नहीं करना चाहती? गाजी ने कंधे हिलाते हुए कहा, बस वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहती है। वैसे उसने कहा है कि बाद में वो मुझे भी इस मिशन में शामिल करेगी, लेकिन अभी वो सिर्फ तुमसे बात करने की ख्वाहिशमंद है। ये मैं भी ना समझ सका कि ये औरत सिर्फ मुझसे ही इस बारे में बात क्यों करना चाहती है। बहरहाल मेरा मकसद कैप्टन जमशेद को कैद से आजाद कराना था, खा किसी तरह से भी मुमकिन हो। गाजी चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद माधवी आ गई। उसने साड़ी की बजाय जामुनी रंग का फ्रॉक पहना हुआ था। वो रिक्शे में आई थी। मकान के छोटे से कमरे में हम दोनों आमने सामने बैठ गए। मैंने उससे कहा, मैडम, अपने गाजी ने मुझे बताया है कि तुम कैप्टन जमशेद के फरार के बारे में मुझसे कोई खास बात करना चाहती हो। उसने अपना पर्स अपनी गोद में रख लिया, सिगरेट निकाल कर सुलगाया और कहने लगी, हाँ, मैं सिर्फ तुमसे इसलिए बात करना चाहती हूँ कि तुम यही मिशन लेकर इस शहर में आए हो। वो खामोश हो गई। मैं भी चुप था और उसे तक रहा था। मैं उसे मौका देना चाहता था कि अगर उसके जहन में फरार की कोई स्कीम है तो वो खुद बताए। अपने गाजी ने उसे ये बताया था कि मैं कैप्टन जमशेद का मद्दा हूँ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इस बहादुर आदमी को भारत की कैद से आजाद कराने का मिशन लेकर वहां से आया हूँ। इसके अलावा गाजी ने मेरे बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। ये बात माधवी ने भी बता दी थी। वो कहने लगी, जिस तरह तुम्हें कैप्टन जमशेद से हमदर्दी हो गई है, उसी तरह मैं भी इस बहादुर इंसान से हमदर्दी रखती हूँ। बल्कि मैं साफ साफ कहूंगी कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। मैं खुद उसे भारतीय पुलिस की दरिंदगी से निजात दिलाना चाहती हूँ, मगर ये काम अकेली नहीं कर सकती। मुझे इसके लिए किसी साथी की जरूरत थी, ऐसे साथी की जो इस काम को एक मिशन समझकर अंजाम दे। खुदा का शुक्र है कि तुम मुझे मिल गए हो। मैंने कहा, अपना दोस्त गाजी भी हमारे इस मिशन में हमारी मदद कर सकता है। मैडम माधवी ने कहा, वो जरूर हमारी मदद करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो हम उससे भी काम लेंगे। लेकिन शहर के लोग जानते हैं, घाट के लोग भी जहाँ से सप्लाई का स्टीमर कैदखाने की तरफ सप्लाई लेकर हफ्ते में एक बार जाता है, वहाँ के लोग भी गाजी की शक्ल सूरत से वाकिफ हैं, जबकि तुम्हारा चेहरा उन सब के लिए अजनबी है। तुम्हें जहाँ कोई नहीं जानता। मैं बात की तह तक पहुंच गया था। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हारी स्कीम ये है कि हम में से कोई सप्लाई स्टीमर के जरिए इलोर जेल की चार दीवारी तक जाए? वो कहने लगी, इसके सिवाय समंदर अबूर करके इलोर जेल तक जाने का दूसरा
रास्ता नहीं है। मैंने कहा, लेकिन तुमने खुद कहा था कि जो स्टीमर सप्लाई लेकर जेल के जजीरे तक जाता है उस पर कोई अजनबी शख्स सवार नहीं हो सकता, और स्टीमर के अमले के हर आदमी के पास उसका शनाख्ती कार्ड मौजूद होता है जो उसने अपनी कमीज पर लगाया होता है। मैडम माधवी ने सिगरेट की राख छाड़ते हुए कहा, हाँ मैंने तुम्हें यही कहा था और ये हकीकत भी है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा इंतजाम कर रही हूँ कि तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं होगा और तुम स्टीमर के जरिए समंदर पार करके जेल की चार दीवारी के अंदर पहुंच जाओगे। मैं उसकी तरफ देख रहा था। वो कहने लगी, मैं कल रात गए तक अकेली बिस्तर पर लेटी सोचती रही कि तुम्हें किस तरह जजीरे के जेल के अंदर पहुंचाया जाए। जाहिर है तुम शनाख्ती कार्ड के साथ भी सप्लाई ले जाने वाले स्टीमर पर सवार होकर समंदर उबूर नहीं कर सकते। एक अजनबी आदमी को स्टीमर पर देखकर स्टीमर का कैप्टन जरूर तुमसे पूछेगा कि तुम कौन हो और तुमने शनाख्ती कार्ड कहाँ से हासिल किया है। आखिर मैंने इसका हल तलाश कर लिया। ये ऐसी तरकीब है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तुम्हें आधे पौने घंटे की तकलीफ जरूर उठानी पड़ेगी,